तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों क्लास 12th का जो आपका हिंदी इलेक्टिव का जो ये सब्जेक्ट है, बोले तो हिंदी ऐच्छिक का जो ये विषय है आपका, इसका जो आपका मिड टर्म का पेपर होने वाला है 15 अक्टूबर को। जी हाँ बच्चों, 15 अक्टूबर 2024 को जो आपका मिड टर्म एग्जाम होने वाला है हिंदी सब्जेक्ट का, तो उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट सैम्पल क्वेश्चन पेपर इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। और ये जो वीडियो है ये मोस्ट डिमांडेड वीडियो है। बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे थे कि सर हिंदी का सैंपल पेपर लेकर के आइए, हिंदी का सैंपल पेपर लेकर के आइए, क्योंकि बच्चों हिंदी का जो आपका पेपर का पैटर्न है वो बदल गया है, ठीक है। अगर आप लास्ट ईयर से कंपेयर करेंगे तो आपको पेपर पैटर्न में चेंजेस देखने को मिलेंगे। और इस सैंपल पेपर को जो मैं आपको करवाने वाला हूँ ना इस वीडियो के अंदर, बिल्कुल जो लेटेस्ट आपका पैटर्न है 2024-25 के अकॉर्डिंग, जो सीबीएसई ने बता रखा है उस पैटर्न के अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पर सैंपल पेपर करवाने वाला हूँ। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा अपने पेपर पैटर्न को समझने के लिए। साथ ही साथ यहाँ पर जो मैं आपसे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। आपके पेपर में इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन डिट्टो रिपीट होकर के आ सकते हैं, इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना है। खास करके जो मैं आपसे अभिव्यक्ति माध्यम के क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा ना, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करते हैं उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। हमारा हिंदी के सैंपल पेपर सीरीज का ये पहला वीडियो है, ठीक है। तो अगर आप इस पर 1000 लाइक्स कंप्लीट करवा देते हैं तो मैं आपके लिए इसी तरह से कम 2 सैंपल पेपर और लेकर के आऊँगा हिंदी सब्जेक्ट का, और वन शॉट वगैरह की वीडियो तो मैं लेकर के आऊँगा ही आऊँगा, ठीक है बच्चों। तो 1000 लाइक्स का ये जो हमारा टारगेट है इसको कंप्लीट करवा दीजिएगा। डेफिनेटली मुझे पक्का पता है कि आप सभी बच्चे कंप्लीट इसको करवा देंगे। तो ठोको लाइक और अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं बच्चों। तो क्लास 12th है, हमारा सब्जेक्ट है हिंदी इलेक्टिव, ठीक है, जिसे हिंदी ऐच्छिक भी आप कहते हैं। हिंदी का जो आपका पेपर होगा वो 3 घंटे का होगा। मैक्सिमम मार्क्स जो रहने वाले हैं वो 80 रहने वाले हैं, यानी कि 80 नंबर का आपका पेपर आएगा बच्चों। नीचे चले तो यहाँ पर हमें सामान्य निर्देश दिया गया है, इसको एक बार देख लेते हैं। देखिए सामान्य निर्देश में बताया गया है कि जो आपका पेपर होगा यानी प्रश्न पत्र होगा वो 3 खंडों के अंदर बटा हुआ होगा, यानी 3 सेक्शंस के अंदर डिवाइड होगा, खंड क, ख और ग करके, ठीक है। आगे देखिए बताया गया है दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। अलग अलग क्वेश्चंस के लिए अलग से आपको इंस्ट्रक्शंस यानी कि निर्देश दिए गए होंगे, उसको आपको पढ़ना है, उसके बाद आपको आंसर्स लिखने हैं, ठीक है। देखिए बताया गया है कि तीनों खंडों के कुल जो प्रश्न होंगे वो 13 होंगे, यानी कि तीनों सेक्शंस के अंदर हिंदी का जो आपका पेपर आएगा वो जो 3 सेक्शंस में बटा हुआ होगा उसमें जो टोटल क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे वो 13 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। और तीनों खंडों के प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है, यानी कि ज़रूरी है भैया। तीनों जो सेक्शंस है, मैं क्वेश्चन बोलने वाला था, माफ़ी चाहूँगा। तीनों जो सेक्शंस है उसमें जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएँगे उन सब का आंसर आपको देना अनिवार्य है, ठीक है। एक्सेप्ट आपको अथवा वाले क्वेश्चंस देखने को मिले, जो अभी हम पेपर करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से आपका पेपर पैटर्न है। और लास्ट में देखिए क्या बताया गया है, यथासंभव तीनों खंडों के प्रश्नों के उत्तर क्रमशः लिखने का प्रयास कीजिए, यानी कि अगर आपको आता है पूरा का पूरा पेपर तो आप लाइन से आंसर लिखते जाइए। जैसे पहले क्वेश्चन का आंसर, दूसरे क्वेश्चन का आंसर, इस तरह से, है ना। मतलब लाइन से अगर आप आंसर लिख सकते हैं तो आप ऐसे लिख लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है बच्चों। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें रहीं जो 15 अक्टूबर 2024 को आपका हिंदी का पेपर होने वाला है क्लास 12th का, उससे संबंधित। आशा करता हूँ कि ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं और सेक्शन वाइज देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन हमसे पूछे जा रहे हैं और कैसे हम उनके आंसर लिख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बच्चों। तो हम लोग आ गए हैं खंड क के अंदर, जो कि आपका अपठित बोध वाला रहेगा। बेसिकली इसके अंदर गद्यांश वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, यहाँ पर वो हमसे पूछे जाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या करके। यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए, ठीक है जी। गद्यांश को ध्यान से पढ़ लेते हैं। तो गद्यांश की जो स्टार्टिंग की लाइन है, यानी कि इस पैसेज की जो पहली लाइनें हैं, शुरुआती लाइन, वो इस तरह से है कि आज विश्व के कई देशों में अदरक वाली भारतीय चाय का चस्का लोगों को ऐसा लग गया है कि वहाँ हर कोई भारतीय चाय का शौकीन हो गया है कि नहीं। हमारे देश की चाय की बात ही अलग है। तो हमारे देश में देखिए चाय अलग अलग तरह से पी जाती है। कोई काढ़ा वाला चाय पीता है, कोई अदरक वाला चाय पीता है, ठीक है, कोई इलायची वाली चाय पीता है। तो उसी तरह से हमारे देश में जो एक किस्म है चाय की, जो कि अदरक वाली चाय होती है, जो अक्सर हमारे पिताजी सब जो होते हैं ना उनको खासा पसंद आता है, ठीक है।
तो ये जो चाय का फ्लेवर है या यूँ कह लीजिए तरीका है, ये भारत से बाहर विश्व में लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है और एक चस्का लग गया है यहाँ पर दुनिया के अलग-अलग देशों में लोगों को, ठीक है? तो उसी के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। इसके अलावा भारत में कुल्हड़ वाली चाय भी काफ़ी लोकप्रिय है। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपने कुल्हड़ वाली चाय पी है कि नहीं पी है? वो तो मज़ा आ जाता है कुल्हड़ वाली चाय पी कर के। क्योंकि मिट्टी के कुल्हड़ में परोसी गई चाय का अपना विशेष महत्व होता है। इसमें जो होता है सौंधी खुशबू और लाजवाब स्वाद को इसके बिना अनुभव नहीं कर सकते। देखिए, मिट्टी के बर्तन में जब हम यहाँ पर चाय पीते हैं ना, तो अपनी देश की मिट्टी को चूमने का भी अवसर मिलता है हमें, तो क्या मज़ा आ जाता है और उसका जो एक स्वाद, एक सुगंध आता है ना, ओए होए होए! दिल गार्डन-गार्डन हो जाता है, ठीक है? अक्सर हम किसी धार्मिक जगह पर जब जाते हैं, तो वहाँ पर हमें ख़ासा ये चीज़ें देखने को मिलती है, ठीक है? या किसी टूरिस्ट प्लेस पे चले जाइए। दिल्ली में मैं रहता हूँ, यहाँ पर तो मैं जब भी किसी धार्मिक स्थल पर जाता हूँ, तो वहाँ पर मुझे कुल्हड़ वाली चाय अक्सर देखने को मिलती है, ठीक है? आपने भी ये चीज़ नोटिस किया होगा। इसी तरह से करके ये हमारा गद्यांश है जो कि आपका चाय को लेकर के है। वीडियो को पॉज़ करके आप रीड कर सकते हैं। देखिए, गद्यांश सेम टू सेम नहीं आता है। जो आपका पैसेज होता है वो सेम टू सेम नहीं आता है। मैं आपको पैसेज इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपकी एक प्रैक्टिस हो जाए कि हाँ भैया, इस पैटर्न में यहाँ पर पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे आएँगे और इस तरह से हमें आंसर लिखना है। ठीक है? तो हम प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर इसको कर रहे हैं। बाकी जो मेन हमारा रहेगा वो अभिव्यक्ति माध्यम वाले क्वेश्चंस और आपकी बुक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाएँगे ना इस सैंपल पेपर के अंदर, वो मेन रहने वाला है, ठीक है? बाकी एक बारी प्रैक्टिस करने के लिए हम इन क्वेश्चंस को कर रहे हैं। तो चलिए, यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है इस गद्यांश के आधार पर कि अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है? इंटरनेशनल टी डे कब होता है? तो वो होता है 21 मई को। जो लोग चाय लवर होंगे वो तो खुश हो गए होंगे उस दिन कि अरे भाई, आज तो चाय वाला दिन है, चलो आज 2 कप नहीं 4 कप चाय पीते हैं। ठीक है? तो 21 मई हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखिए ख में क्या प्रश्न है? ये अभिकथन और कारण वाला है बेसिकली, तो इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए कथन क्या कह रहा है कि भारत में चाय उत्पादन का प्रमुख राज्य असम है, ठीक है? ये बिल्कुल सही बात बोल रहा है। हमारे देश में जो असम है बच्चों, असम राज्य है, यहाँ पर चाय बहुत अच्छी खासी क्वांटिटी में उगता है। अब यहाँ पर चाय उगाने से तात्पर्य ये नहीं कि एक-एक कप चाय उगाया जा रहा है। यहाँ पर चाय का मतलब होता है चाय पत्ती से, ठीक है? तो अच्छा खासा क्वांटिटी में यहाँ पर चाय पत्ती उगता है असम राज्य के अंदर। तो ये बात बिल्कुल यहाँ पर सही बोली जा रही है। अब यहाँ पर कारण देखिए क्या कह रहा है कि असम में चाय के बागानों की संख्या और श्रमिकों की उपलब्धता अधिक है, ठीक है? तो ये भी बात यहाँ पर बिल्कुल सही कही जा रही है। वहाँ की जो मिट्टी है ना बच्चों, वो बहुत अच्छी है, चाय के खेती के लिए ना बहुत अच्छी है। अंग्रेज़ों ने जब शुरुआत में वहाँ पर खेती करना शुरू किया ना चाय का, तो उनको लगा अरे भैया, ये तो बहुत बढ़िया है। तो इसीलिए वहाँ पर आज भी देखा जाता है कि चाय अच्छा खासा उगता है, वहाँ बहुत ज़्यादा बागान है बच्चों। और श्रमिकों की उपलब्धता भी है वहाँ पर, क्योंकि चाय के बागानों में बहुत ज़्यादा यहाँ पर मैन पावर लगता है, ठीक है? बहुत ज़्यादा श्रमिकों की आवश्यकता होती है और वहाँ पर ये चीज़ें सफिशिएंट मात्रा में उपलब्ध है, ठीक है? तो कथन और कारण दोनों ही सही है, तो आपका जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है कि ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही यहाँ पर कारण है या सही स्पष्टीकरण करता है, ये आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर ग में क्या क्वेश्चन है हमारा कि भारत की सिफारिश पर डैश ने 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस जो है वो घोषित किया है, ठीक है? तो भारत ने सिफारिश लगाई थी, उसके बाद यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र महासभा जो है बच्चों, इन्होंने क्या किया कि जो 21 मई है उसको यहाँ पर इंटरनेशनल टी डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में घोषित कर दिया कि भैया ये दिन तो हम चाय के लिए समर्पित करते हैं, है कि नहीं? पूरी दुनिया में ये बात यहाँ पर घोषणा करके बता दी। देखिए कितना ज़्यादा हम लोग टी लवर हैं, हमारे देश में कितनी ज़्यादा चाय पी जाती है, ठीक है? वैसे मुझे चाय उतना पसंद नहीं है, मैं कॉफ़ी पीना ज़्यादा प्रेफ़र करता हूँ। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप चाय पीना पसंद करते हैं या कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं? चाय भी मैं कभी-कभार बहुत रेयरली पी लेता हूँ, वैसे मोस्टली मुझे कॉफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है? सबका अपना-अपना एक चॉइस हो सकता है, तो देखिए आपका अपना पसंद हो सकता है, मेरा अपना पसंद है। मैंने आपके साथ शेयर कर दिया क्योंकि आप बड़े बच्चे हैं यार, 12वीं क्लास के जो बच्चे होते हैं वो बड़े हो जाते हैं। सीनियर बच्चों के साथ बात करने का एक अलग ही मज़ा होता है, ठीक है? खैर, और बात करने से याद आया, अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, तो वहाँ ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। मेरा इंस्टा आईडी है जय झा 07, ठीक है? आप में से बहुत सारे बच्चे मुझसे वहाँ पर कनेक्टेड है, जुड़े हुए हैं और जो बच्चे जॉइन नहीं है, वो जॉइन कर लीजिएगा मुझे वहाँ पर, मतलब फॉलो कर लीजिएगा। जय झा 07 करके ये मेरा इंस्टा आईडी है। वहाँ पर आइए, आप मुझे डीएम वगैरह कर सकते हैं अपने डाउट वगैरह, ठीक है? जो भी आपके सवाल होते हैं, जो कमेंट सेक्शन में कभी-कभी रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, तो आप सीधा आइए, वहाँ पर बात होगी अच्छी खासी, है ना? और आपके डाउट वगैरह को मैं सॉल्व करता रहता हूँ।
और यहीं से मुझे ना एक बहुत फ़नी बच्चा याद आ गया। अभी 1-2 दिन पहले की बात है। रात के टाइम पे मैं मोस्टली एक्टिव रहता हूँ इंस्टाग्राम पे, ठीक है? तो एक बच्चा आया मेरे डीएम में, वो बोल रहा है हेलो। मैं बोला हेलो। तो बोल रहा है कि सर दोस्त बनोगे? ठीक है? वो 12वीं का बच्चा नहीं था, वो शायद 10वीं-11वीं का बच्चा होगा या 11वीं का होगा। शायद 10वीं का था वो। तो बोल रहा है कि दोस्त बनोगे? मैं क्या बोलूँ? मैं बोला हाँ ठीक है, दोस्त बन जाते हैं। फिर मैं बोला ओके दोस्त बन जाते हैं करके, ठीक है? फिर मैंने इधर से रिप्लाई किया, उधर से फिर वो बच्चा उधर से मेरे को मैसेज कर रहा है, उसी टाइम पे कि और दोस्त क्या हाल है? मैं सोच में पड़ गया, अरे यार क्या करूँ मैं इसका? फिर मैंने उसको रिप्लाई ही नहीं दिया, चलो जाओ यार तुम रील वगैरह देखो। चलो ख़ैर आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, भारत में चाय उत्पादन के लिए प्रमुख राज्य कौन से हैं? तो देखिए भारत में चाय उत्पादन के लिए बात करें तो प्रमुख राज्यों की श्रेणी में आप असम को रख सकते हैं, पश्चिम बंगाल, केरल में भी उग जाता है, कर्नाटक में, तमिलनाडु में। ये राज्य है जहाँ पर प्रमुख रूप से चाय को उगाया जाता है, ठीक है? लेकिन मेनली आप असम वगैरह को कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस क्यों मनाया जाता है और इसका उद्देश्य क्या है? ठीक है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 21 मई को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य चाय के इतिहास, सांस्कृतिक महत्व और आर्थिक योगदान के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। यह भूख और गरीबी से लड़ने के लिए चाय के स्थायी उत्पादन और खपत को बढ़ावा देता है, ठीक है? तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, पैसेज में से आंसर ढूंढना है आपको और लिखना है। मैंने वहीं से आंसर ढूंढा है और लिखा है बच्चों, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में चाय उत्पादन के प्रमुख राज्यों का क्या महत्व है? ठीक है, तो देखिए आंसर इस तरह से होगा, भारत में चाय उत्पादन के प्रमुख राज्य जैसे असम है, पश्चिम बंगाल, यहाँ पर चाय अच्छी खासी उगाई जाती है, ठीक है? यहाँ पर चाय की खेती और श्रमिकों की आजीविका का महत्वपूर्ण स्रोत है। अब ज़ाहिर-सी बात है भैया, चाय की खेती की जाएगी, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर बागान होंगे चाय वगैरह के, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लेबर काम करेंगे। जब लेबर काम करेंगे तो उनको यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, रोज़गार मिलेगा तो पैसा आएगा तो अच्छा खासा उनका आजीविका चलेगा, डेली लाइफ जो होता है वो चलेगा, है कि नहीं? तो इस तरह से करके आप यहाँ पर लिख सकते हैं बच्चों, क्लियर है? बाकी आप यहाँ पर लिखा हुआ भी देख सकते हैं। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, चाय की चुनाई में श्रमिकों की भूमिका और चुनौतियाँ क्या है? ठीक है, देखिए चाय जो होता है, वो कैसे उसको यहाँ से लाया जाता है खेत से। मैं आपको एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। मान लीजिए कि ये खेत है, ठीक है? और ये खेत किसका है? ये चाय का खेत है, यानी चाय का बागान हम कहेंगे इसे, चाय का बागान है बच्चों, ठीक है? इस तरह से करके है। तो ये चाय का बागान है। अब यहाँ पर क्या होता है ना, चाय के पौधे होते हैं इस तरह से, ठीक है? आप यूट्यूब वगैरह पे सर्च करके देख लीजिएगा चाय के बागान। तो यहाँ पर ना चाय के पौधे होते हैं और एक टोकरी सा होता है। यहाँ पर मोस्टली मैंने महिलाओं को काम करते हुए देखा है वीडियोज़ वगैरह में। तो क्या होता है ना, महिलाएँ अपने पीठ के पीछे एक टोकरी बाँधी रहती हैं, ठीक है? और वो इन चाय के बागानों में चलती हैं और इन पौधों में से उन पत्तियों को तोड़ती हैं जो कि पक चुके होते हैं, ठीक है? और वो चाय पत्ती बनाने लायक होते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा मैन पावर लगता है और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है, क्योंकि उन्हीं पत्तियों यानी उन्हीं चाय की पत्तियों को तोड़ना है जो कि चाय पत्ती बनाने लायक है, ठीक है? जिनसे चाय पत्ती बन सकती है। कच्चा जो पत्ती होता है अभी जिसमें टाइम लगना है पकने में, उन पत्तियों को नहीं तोड़ना होता है, ठीक है? तो ये महत्वपूर्ण भूमिका होती है चाय की चुनाई में। चुनाई मतलब चाय को चुनना कि कौन-सा यहाँ पर चाय पत्ती सही है। समझ रहे हैं आप? यहाँ पर श्रमिकों की। क्लियर है? बाकी जो चीज़ लिखा हुआ है उसको भी देख लेते हैं। कि चाय की चुनाई एक श्रम आधारित कार्य है, जिसमें स्त्री मज़दूरों की कोमल अंगुलियों जो होती हैं वो पत्तियाँ तोड़ने में मदद करती हैं, ठीक है? और श्रमिकों को कठिन परिस्थितियों में जैसे धूप या फिर बारिश में पूरे दिन खड़े रहकर काम करना होता है, भैया बहुत मेहनत लगता है, जिससे उनकी मेहनत का महत्व बढ़ जाता है, ठीक है? ज़ाहिर-सी बात है कोई मशीन यहाँ पर जल्दी काम नहीं कर सकता, क्योंकि मशीन को बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर जाकर दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है? और ये जो श्रमिक होते हैं ना, इनको बहुत सालों का एक्सपीरियंस होता है मज़दूरों को, और वो इस हिसाब से जाकर चाय पत्ती वगैरह तोड़ते हैं। मोस्टली महिलाएँ काम करती हैं, क्योंकि उनके हाथ जो होते हैं कोमल-कोमल से होते हैं और आराम से वो चाय पत्ती तोड़ लेते हैं। ठीक है? तो इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और 1000 लाइक्स का जो हमारा टारगेट है इसको ज़रूर कंप्लीट करवा दीजिएगा बच्चों। ठीक है? या फिर आप 200 कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है? इससे भी हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा। मैं आपके लिए यहाँ पर 2 सैंपल पेपर और लेकर के आऊँगा, और वन शॉट की जो वीडियो होती है वो भी लेकर के आऊँगा, ठीक है? आप मुझे अभी कमेंट करके बताइए कि आपकी जो अंतरा और अंतराल वाली बुक है, ठीक है? उसका वन शॉट का वीडियो पहले लेकर के आऊँ, या फिर अभिव्यक्ति और माध्यम वाली जो बुक है इसका वन शॉट का वीडियो पहले लेकर के आऊँ? आप कमेंट करके बताइएगा। जो भी बुक का आप पहले बोलेंगे ना, उसका मैं पहले लेकर के आऊँगा, ठीक है? चलिए,
अब हम लोग आ गए हैं दूसरे क्वेश्चन के अंदर। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पर कि निम्नलिखित कविता के अंश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये कविता का अंश है, इसको हमें पढ़ना है और इस पर आधारित जो प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे उनका उत्तर हमें लिखना है। तो चलिए पढ़ लेते हैं इसको। इस तरह से है कि बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं। ठीक है, तो इस तरह से बताया गया है कि भैया बाधाएं आती हैं तो आए, क्या दिक्कत है। घिरे प्रलय की घोर घटाएं, ठीक है, प्रलय से जो हमारी घटाएं घिर जाती है ना, इस तरह से उसके बारे में बताया गया है। पाँवों के नीचे अंगारे आ जाएं, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा। ठीक है, और कदम मिलाकर चलना होगा। इस तरह से मोटिवेशन वाला पूरा का पूरा ये दिया गया है कविता का अंश, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके आधार पर जो प्रश्न हमसे पूछे जा रहे हैं उनको हल करने का हम प्रयास करते हैं बच्चों। चलिए परफेक्ट। इसी के आधार पर देखिए पहला प्रश्न हमसे यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि सिर पर ज्वालाएं बरसने से क्या आशय है। ठीक है, जो माथे पर हमारे सिर पर जो ज्वाला बरसती है, आग के बड़े बड़े लपटें जो गिर रही हैं, ज्वालाएं बरस रही हैं बारिश की तरह, तो उससे क्या मतलब है वो आपको बताना है। तो इससे मतलब है सामने कठिनाइयों का होना। क्लियर है बच्चों। तो जो आपका सेकंड वाला ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर क्या पूछ रहा है हमसे कि सुस्मित हर्षित कैसा श्रम स्लैश पंक्ति में इस जो स्लैश है उसका क्या अर्थ है। इसका अर्थ है बच्चों थका हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कदम मिलाकर चलना होगा कविता के केंद्रीय भाव को दर्शाने वाला या वाले कथन है, वो आपको बताना है। तो यहाँ पर इसका क्या है केंद्रीय भाव, तो वो है आपका यहाँ पर निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देना कि भैया कंटिन्यू आगे बढ़ो, ये मोटिवेशन होना। ठीक है, और साथ ही साथ जीवन के कष्टों से ना घबराना, है कि नहीं। तो पहला और दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर जो थर्ड है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग आ गए हैं अपने घ वाले क्वेश्चन के अंदर, तो इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है कि कवि ने किस प्रकार की विपत्तियों में हंसते हंसते आगे बढ़ने की बात कही है। कि भैया किस तरह का विपत्ति आए, दिक्कत आए आपके ऊपर, तो हंसते हंसते हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो आंसर इस तरह से होगा आपका कि कवि ने जीवन पथ पर चलने के लिए सभी प्रकार की विपत्तियों में भी हमें हंसते हंसते आगे बढ़ने की बात कही है। कवि कहता है कि अगर बाधाएं आती हैं तो आए, भले ही चारों ओर विपत्तियों के बादल छा जाएं, मगर हमें विचलित नहीं होना चाहिए। यहाँ पर एक बेस्ट एग्जाम्पल दूंगा, जो हमारे सर रतन टाटा जी थे जिनका निधन हो गया। ठीक है, और वो स्वर्ग चले गए, उनको लेकर के मैं बोलना चाहूँगा कि एक टाइम ऐसा आया था बच्चों। ठीक है, सबसे पहले तो मैं रतन टाटा जी को हाथ जोड़कर नमन करना चाहूँगा यार, लेजेंड बंदे थे वो, क्या ही बोलूँ मैं। ठीक है, तो एक टाइम ऐसा आया था जब उनका टाटा मोटर्स जो होता है ना, जो वो गाड़ी वगैरह बनाते थे, वो गाड़ी कुछ खासा चलता नहीं था। ठीक है, मतलब कुछ खासा बिक नहीं रहा था, तो वो अपनी गाड़ी को क्या करने गए थे कि दूसरी विदेशी कंपनियों को बेचने चले गए कि हाँ ये मेरी कार कंपनी है टाटा मोटर्स करके ऐसे। ठीक है, आप इसको ले लीजिए क्योंकि ये कुछ खासा चल नहीं रहा है। फोर्ड और लैंड रोवर को बेचने चले गए थे ये। ठीक है, तो वहाँ के जो मालिक थे ना, विदेश में जो मालिक बैठे थे, वो हंसने लग गया, अरे भैया तुमको कार उर बनाना आता नहीं है, तुम क्यों टाटा जी चले गए इसके अंदर, है कि नहीं। और यहाँ पर जो रतन टाटा जी थे उनको ये बात लग गई एकदम दिल पर, ईगो पे आ गया एक तरह से, मान लीजिए ईगो तो नहीं कहेंगे लेकिन उनको लग गया ये बात। ठीक है, तो उन्होंने बोला ठीक है भाई कोई बात नहीं, अब नहीं बेचना मुझे अपना ये गाड़ी। ठीक है, मतलब कार का कंपनी नहीं बेचना। वो वापस भारत आए। ठीक है, भारत आए, उन्होंने खूब सुधार की अपनी गाड़ियों में और अच्छी खासी, अभी भी आप टाटा की गाड़ियाँ देखेंगे ना, एक नंबर की गाड़ियाँ होती हैं, बहुत सेफ मानी जाती हैं। ठीक है, कुछ ही सालों के अंदर जो फोर्ड और लैंड रोवर था, जिन कंपनियों को टाटा जी अपनी कार कंपनी बेचने गए थे, उनका कंपनी कंगाल हो गया, फोर्ड और लैंड रोवर वाला। और वो जो है उनको किसने खरीद लिया, टाटा मोटर्स ने खरीद लिया। टाटा जी बोले अरे भैया तुम रुको जरा, हम तुमका कार कंपनी खरीदेगा, एक टाइम पे तुम हम पे हंस रहा था ना, आज देखो हम खरीद लिया ना तुम्हारा कार कंपनी। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है, इससे हमें ये सीख मिलती है बच्चों, जैसे कि यहाँ पर कवि ने भी कहा है कि कभी भी हमारे जीवन में विपत्तियां आए, बाधाएं आए, तो हमें हंसते हंसते आगे बढ़नी चाहिए। ठीक है, मतलब उसको लेकर के विचलित नहीं होना चाहिए कि अरे यार ये हो गया मेरे, जो ये हो गया, ये क्या करूं मैं, वो क्या करूं।
है कि नहीं? तो विचलित नहीं होना चाहिए, हँसते-हँसते आगे बढ़ो, क्योंकि एक ही जीवन है और बहुत छोटा जीवन होता है, तो अगर हम विचलित ही होते रहेंगे तो हम अपना जीवन व्यर्थ गँवा देंगे। तो हमें हँसते-हँसते आगे बढ़ना चाहिए, सभी विपत्तियों का सामना करना चाहिए। समझ गए आप? ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है? कवि ने परहित जैसे कि अर्पित अपना तन मन क्यों कहा है? अपने विचार प्रकट कीजिए। ठीक है, तो आंसर इस तरह से रहेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। देखिए, ये बेसिकली क्वेश्चंस रिपीट तो होने नहीं है, मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दिखा रहा हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कवि ने हमें पावस बनने को क्यों कहा है? ठीक है, तो आंसर यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों। तो ये आपका यहाँ